अस्सलाम वालेकुम। आज की जो गुफ्तगू है उसमें हम बात करेंगे कि कोई भी जो एम्पायर होता है वो कैसे टूटता है, कैसे वो कमज़ोर होता है, और आज के जो कुछ एम्पायर हैं वो वही रिपीट जो गलती कर रहे हैं उससे उनको क्या नुकसान होगा। और उसमें हम रिसेंट जो हमारे जो ईरान यूएस वार है उसकी बात करेंगे, और उसमें जो यूएई का रोल है उसकी बात करेंगे। बट हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 18th सेंचुरी में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें कभी भी रात नहीं होती, उसमें दिन ही रहता है। और ये बात परफेक्ट थी क्योंकि एट अ टाइम उसकी जो हुकूमत थी वो मशरक़ वस्ती पे थी, अफ्रीका पे थी, साउथ एशिया पे थी, ऑस्ट्रेलिया पे थी और यूरोप पे थी। तो वहाँ पे रात नहीं होती थी। लेकिन वर्ल्ड वार जो वन हुई थी उसमें ब्रिटिश ने अपने आप को धकेल दिया, और उससे जो इकॉनमी को उसको लॉस हुआ था वो $3 बिलियन का हुआ था। साथ उसके 3 से 4 लाख जो फ़ौजी थे वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वहाँ से एक नेशनलिज़म जो था उसने जन्म लिया कि हम ब्रिटिश के लिए अपने फ़ौजी क्यों कुर्बान करें। एक पहला धक्का लगा उसको। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वो वर्ल्ड वार जो 2 थी उसके अंदर कूद पड़ा। नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ वो कूद पड़े, और वहाँ से उनकी जो इकॉनमी थी उसको 18 से $20 बिलियन का लॉस हुआ। दूसरा लॉस कौन सा हुआ, उसके बहुत सारे जो फ़ौजी थे वो कत्ल हुए थे। और तीसरा सबसे बड़ा जो लॉस था वो क्या था कि उसका जो एम्पायर था वो टूट फूट का शिकार हो गया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कोलैप्स। और वो इतना टूट फूट का शिकार हुआ कि आज तक ब्रिटिश को ये पता नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी जो एक अलहदा एंटिटी थी उसको ही बहुत ज़्यादा धचका पड़ा था। अब इसी रास्ते पे ही यूएसए चला। वो 1947 के बाद एक सोल सुपर पावर बना। उसने सर्द जंगों का आगाज़ किया, और 1989 फिर आगे आके जो है वो रशिया के साथ वार हुई, फिर इराक़ वार हुई, फिर अफ़गानिस्तान वार हुई, और अभी जो उसको ये छोटे छोटे धक्के लगते रहे हैं, अभी आके वो फंस चुका है ईरान के साथ वार में। यहाँ पे एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है इस वार का, क्योंकि इसके बाद ऐसे लग रहा है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होगा ही होगा, और उसमें जो सोल सुपर पावर है वो शायद अपनी एंटिटी उस तरीके से ना रख पाए जैसा कि वो 1980s में था या 1990s में था। अब इस सारी वार में एक और मुल्क है जो वही गलती रिपीट कर रहा है, और वो है यूएई। क्योंकि जब आपकी इकॉनमी इतनी बड़ी इकॉनमी होती है कि वो ट्रिलियंस में होती है, और शायद आप ये समझ नहीं रहे होते कि आपकी इकॉनमी इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी, या आपकी इकॉनमी इतनी फर्टाइल है। अगर आप किसी से भी पूछें 2012-13 में कि मशरक़ वस्ती या ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनसे ज़्यादा कोई सेफ़ कंट्री है, तो शायद हर बंदे का यही जवाब होगा कि इससे ज़्यादा सेफ़ दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नामी गिरामी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे यूएई में आके शिफ्ट होना शुरू हुआ। लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स उसकी जो सारी इकॉनमी, जो उसका सारा एक हवा बना हुआ था, जो एक सारा सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर था, वो सारा ऐसा लगता है कि वो कोलैप्स कर गया, और अब वो दुनिया का एक अनसेफ जो खिता है वो बन गया है। तो इस सारे के पीछे क्या रीज़न्स हैं? इस सारे के पीछे वही जिंगोइज़्म वाली रीज़न है कि अगर आप अपनी इकॉनमी और अपने स्ट्रक्चर को समझते हुए ऐसा आपको लगे कि आप पूरी दुनिया फ़तह कर लेंगे, तो फिर आप दिनों में, सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर लेंगे तो 20-30 सालों में आप धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये जो अभी रिसेंट वार चल रही है, और जो कल अटैक हुआ है यूएई पे, ईरान कहता है कि हमने अटैक नहीं किया, और यूएई जो है वो रिटेलिएट करने का सोचता है। अब उसको, अगर वो रिटेलिएट करे तब भी यूएई को नुकसान है, अगर वो यहाँ पे खामोशी अडॉप्ट करे तब भी उसी को नुकसान है। और तीसरा कि अगर वो अपने जो एलाय हैं अमेरिका उसको दावत दे कि आपकी यहाँ पे बेसेस हैं और आपने मुझे प्रोटेक्ट करना है तो आप अटैक करें, इन तीनों सूरतों में यूएई का हर सूरत में लॉस ही लॉस है। अगर वो रिटेलिएट करे तो डेफिनेटली ये तो बदला दर बदला चलता जाएगा, और उसमें उसकी जो इकॉनमी और उसका जो एक सेफ़ हेवन वाला कंसेप्ट है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर दूसरा जो है कि अगर वो चुप साधता है तो फिर एक डर वाला जो कंसेप्ट है, मींस ईरान दोबारा से भी उस पर अटैक कर सकता है, तो उसका जो कंसेप्ट है सिक्योरिटी का वो डैमेज होता है। और तीसरा कि अगर वो अमेरिका से कह के अटैक करवाता है तो फिर उसको एक तो अमेरिका को सपोर्ट भी करना पड़ेगा इकोनॉमिकली, और दूसरा वो अमेरिका के अटैक के बाद दोबारा ख़ुद भी उसी ज़द में आएगा। और इस सारे सिनेरियो में जो अल्टीमेट लॉस है वो क्या होगा कि आपकी इकॉनमी जो बड़ी फ्यूटाइल सी इकॉनमी है, ज़्यादा वहाँ पे बिज़नेस कौन सा है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, और जो भी बिज़नेसमैन है
بزنس مین کبھی بھی انسیف جگہ پہ اپنا جو پیسہ ہے وہ انویسٹ نہیں کرتا. اگر ہم اس فلو آف اکانومی کو دیکھیں جو ابھی کرنٹ ٹائم میں یعنی کہ ان 2-3 مہینوں میں ہوا ہے، وہ وہاں سے ڈائریکٹلی سنگاپور اور دوسرے کنٹریز میں شفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑا ٹائم بعد سمجھ آتے ہیں. جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی لگتا ہے کہ یہی حال یو اے کے ساتھ ہونے والا ہے اگر انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو. کیونکہ گلف جو کنٹریز ہیں ان کے اندر آلریڈی ہی وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. ایک بڑا واضح جو بلاک ہے پاکستان، سعودیہ، ایران، ٹرکی اور کسی حد تک قطر کی فارم میں ایک نظر آ رہا ہے. تو پھر اوپیک سے جو نکلا ہے اس فارم میں، تو اس ساری سچویشن میں وہ جو یو ای ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے جو الائے ہیں وہ کچھ حد تک انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، لیکن وہ اتنے دور سے اس کو یہاں پہ بچانے نہیں آئیں گے جب ان ساروں کے درمیان میں یمن کی فارم میں ایک پورس آپ کے پاس کنٹری ہے اور پرابلمیٹک ہے، پھر اسٹریٹ آف ہارمز کی فارم میں، پھر دوسری سائڈ پہ آپ کے بالکل قریب جو ایران بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک سیف نہیں رکھ سکتے. اور اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو شاید رزلٹ وہی نکلنے والا ہے یا وہی نکلے گا اگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو جو برٹش امپائر کے ساتھ ہوا ہے یا جو ابھی امریکہ کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ جب جنگ ختم ہوگی اسی صورت میں ہی اس کا کریکٹ جو اندازہ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ اس جنگ کے خاتمے کی صورت میں اگر وہ ابھی ختم ہو یا کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو، جو سول سپر پاور والا کانسیپٹ ہوگا اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور وہ شاید امریکہ نہیں رہے گا. سو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ جس میں ہم نے کرنٹ جو افیئرز ہیں اس میں جو یو ایس اے، ایران، یو اے، اسرائیل اور سارے جو وار سنیریو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو ان نیکسٹ ٹاپک. ٹل دین اللہ حافظ.